दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। दोस्तों मैं आज बात करने जा रहा हूं नेपाल की सत्ताधारी पार्टी एमाले और उसके द्वारा इस बार किया गया कुछ ऐसा काम है जिसको लेकर पूरे देश की जनता परेशान है। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि कुछ ही दिन पहले एमाले पार्टी के नाम पर कुछ जमीन यानी कि 10 रोपनी 14 आना जमीन इनको दान में मिला है और एमाले ने दान करने वाले व्यक्ति का उसका नाम दानवीर रख दिया है। यानी कि यह दानवीर और कोई नहीं है, पूरे काठमांडू और पूरे नेपाल में कहिए तो भाट भटेनी के संचालक के रूप में पूरे नेपाल में व्यापारिक मॉल चलाने वाले यानी कि भाट भटेनी के संचालक मीन बहादुर गुरुंग ने लगभग 1 अरब रुपए का जमीन एमाले पार्टी को केंद्रीय कार्यालय बनाने के लिए उपहार में दिया है और यही उपहार देने के कारण उनको एमाले के शीर्ष नेता दानवीर का संज्ञा दे रहे हैं। यानी कि कुछ ही दिन पहले ये मीन बहादुर गुरुंग जी जब प्रचंड सरकार थी तो उन्हें गिरफ्तार भी किया था और जब वो उससे हटे हैं, बाहर आए हैं, तब उनका थोड़ा चल खेल बढ़ा है और उसमें केपी शर्मा ओली जी जो प्रधानमंत्री हैं उनके ज्यादा करीब देखे जा रहे हैं। और इसी में आकर ओली जी के साथ उन्होंने यह जमीन दान करके और उस जमीन में एमाले का केंद्रीय कार्यालय का शिलान्यास करते हुए अपना तस्वीर छपवाया और चारों तरफ अभी वह तस्वीर चर्चा में है। उसमें ओली साहब अपनी दोनों व्यक्ति हैं और वहीं पर हमारे मीन बहादुर गुरुंग जी भी दोनों व्यक्ति उस जमीन का शिलान्यास कर रहे हैं और यह जमीन देने के बाद उनका नाम दानवीर में आ गया है। जी हाँ, अब यहाँ बहुत प्रश्न उठ रहा है। उसी दिन से इतना ज़्यादा प्रश्नों का बौछार हो रहा है जिसका डिफेंस करते हुए आज ही एमाले के नेता राजेंद्र गौतम जी ने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उन्होंने पूरा अपना कानूनी कागजात पेश किया है और कानूनी पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति दान देना चाह रहा है तो उसके दान स्वरूप हमने यह जमीन प्राप्त किया है, इसमें कोई लेन देन नहीं है। अब बताइए कि क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इसमें लेन देन नहीं है? हम मानते हैं, लेकिन यही चीज बताया जा रहा है एमाले के तरफ से और जो कहा जा रहा है, जबरदस्ती कहा जा रहा है जो नहीं, यह पूर्ण रूप से पवित्र दान है। तो इस पर आज ही कांतिपुर करीब 1 हफ्ता बाद कांतिपुर का प्रकाशन हुआ है जिसका कि संपादकीय में लिखा गया है दान को दुखांत। और यह कहकर कांतिपुर ने बहुत सारा प्रश्न किया है। उसका मानना भी है कि पार्टी अब पुरानी पार्टी किस सिद्धांत पर चलती है, जो साम दाम दंड भेद यही नीति अपनाकर ये दान के बदला जो है सो वह दाम और दान दोनों को एक कर दिया है। सो वह दान है या दाम है, तो दाम पर चल रही है अब पार्टी। और उसने बहुत सारा प्रश्न किया है जो क्या ये सत्ताधारी पार्टी जो उससे ये दाम ली है तो इस दाम के पीछे क्या रहस्य है, क्या समझौता है। बहुत ऐसा समझौता होता है जो कागज पर नहीं दिखता है, जो आज राजेंद्र गौतम जी ने पेश किया है, तो उस तरह इसके पीछे का रहस्य कागज पर नहीं आ सकता है। लेकिन यह रहस्य
स्पष्ट है कि उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बिंदा पांडे ने कुछ दिन पहले जो है ट्वीट करके यह बताया कि ए माले के 5 लाख कार्यकर्ता का सर झुक गया है इस शिलान्यास से। अब बताइए, ये बिंदा पांडे जो पहला व्यक्ति है ए माले में जिसने कि इस तरह का साहस हिम्मत जुटाकर और यह स्पष्ट किया है, यह वास्तव में यह दान नहीं दिख रहा है, इसके पीछे कुछ समझौता है जो उन्हीं के बयान से यहाँ पर लग रहा है। और इसी पर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। आज ही कांतिपुर में कई प्रश्न किए गए हैं कि क्या ए माले पार्टी में अब और किसी का मुंह खुलने वाला नहीं है और कोई नहीं बोल सकता है। उसने कई प्रश्न किया है, जैसे उसमें स्वच्छ छवि वाले अष्टलक्ष्मी शाक्य हैं, प्रदीप गवाली है, योगेश भट्टराई हैं, माधव ढुंगेल है। इन लोगों से लोग सुनना चाह रहा है, आप इसको क्या कहते हैं, यह दान है या रिश्वत है। और ये लोग अभी चुपचाप है, इन लोगों के मुंह से बकार नहीं निकल पा रही है। अब प्रश्न तो यह उठ रहा है, क्या मनमोहन अधिकारी और मदन भंडारी जी द्वारा बनाया गया यह पार्टी आज यह स्थिति में पहुंच गई, जो एक व्यापारी कुछ दिन पहले जेल में थे और उस पर पूरा आरोप है, उससे वो अपना भवन निर्माण करवा रहे हैं। क्या यही मदन भंडारी का सपना था? क्या यही मनमोहन अधिकारी सोचे हुए थे? जी हाँ, निस्संदेह लोगों का ध्यान विद्या देवी भंडारी की ओर है। मदन भंडारी की पत्नी जो राष्ट्रपति हो चुकी हैं और अब तक ओली साहब का पक्ष लेती आ रही हैं, अभी तक उनका जवाब क्यों नहीं आ रहा है? क्या विद्या देवी भंडारी भी यही सोचती है कि क्या मदन भंडारी अगर रहते तो इस शिलान्यास का वकालत करते? तो लोगों का ध्यान है विद्या देवी भंडारी के तरफ कि अब वो क्या कह रही हैं। इसी तरह आज कांतिपुर में ही एक उठाया है प्रश्न जो उसके संपादकीय में है कि 2070 ए मालेवाटा सभासद बने की राज्य लक्ष्मी गोलछाले पार्टी लाई पटक पटक गरी 7 करोड़ रुपया बुझाए को सार्वजनिक वक्तव्य दिए को थियो। राज्य लक्ष्मी जी का यह पुराना स्टेटमेंट जो कि वो बार बार कह चुकी थी कि ये माले को ही हम इतना पैसा एक रिश्वत स्वरूप बुझाए हैं, अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं बिल्कुल ही नहीं लगता है कि ये मीन बहादुर गुरुंग जी द्वारा जो दिया गया, डोनेट किया गया यह जमीन है, यह दान के रूप में दिया गया है। इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है और इसी पर बहुत सारे पत्र इसमें आ रहे हैं। अब आइए, मैं एक गोपाल देवकोटा जी लिखते हैं इसमें कि भाट भटेनी सुपर मार्केट का संस्थापक संचालक मीन बहादुर गुरुंगले एमाले मुख्यालय भवन निर्माण का लागी 10 रोपनी 14 आना जगह दान दिए का छन, जहां शिलान्यास भी हो गया है। गुरुंगले ललिता निवास को जगह हिना मीना गड़े कमाए को पैसा नहीं एमाले पार्टी भवन में लगाउन खोजे को तो हो ना। देखिए यह कितना बड़ा उन पर ललिता निवास के जमीन हिना मीना करने का भी आरोप है। उससे पहले उन पर 2 वर्ष का कैद 80 लाख रुपया जरिमाना हो चुका है। 2069 साल में कर ठगी के आरोप में उन्हें 1 अरब 53 करोड़ का उस पर मुद्दा चल रहा है। तो अब लोगों का यह खोजना है कि क्या यही सब को मिलाने के लिए तो मीन बहादुर गुरुंग ने इतना बड़ा रकम जो कि 1 अरब से ऊपर का है वो एमाले पार्टी को तो दान तो नहीं दिया है। अब इस पर लोगों का कहना है कि अब ओली साहब इसका जवाब दें, लेकिन मैं कहता हूं कि अब ओली साहब जवाब क्या देंगे? ये पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं
और इनके खिलाफ अभी तक केवल एक व्यक्ति का जुबान खुला है, वृंदा पांडे का। तो और लोग अभी चुपचाप बैठे हुए हैं। पार्टी की ओर से इसका खंडन किया जा रहा है। तो ओली साहब अगर ये कह दिए कि यह वास्तव में वह दानवीर है, तो उसके कार्यकर्ता सभी दानवीर ही मान लेंगे। तो क्या यही एमाले की नीति है? क्या यही एमाले का लक्ष्य है, जो कि 5 लाख कार्यकर्ता अभी बना चुका है एमाले पार्टी, और उसके नेता इस तरह का काम कर रहे हैं? और बताइए, जो केपी शर्मा ओली के बारे में ही यहाँ पर लिखा गया है, एक पुरुषोत्तम घिमरे जी हैं कि मैं भ्रष्टाचार न करूंगा और न करने दूंगा। यह केपी शर्मा ओली का कथन है। तो मैं भ्रष्टाचार न करूंगा न करने दूंगा कहने वाला प्रधानमंत्री आज यह ऐसा निर्णय क्यों लिया है? इसके पीछे क्या रहस्य है? जो मीन बहादुर गुरुंग जैसा व्यक्ति से पार्टी का ही जो सबसे बड़ा पार्टी है उसका निर्माण के लिए जमीन, और जो कहा जाता है जो भवन भी निर्माण वही करेंगे, उसका दान स्वरूप लिया है और उन्हें दानवीर घोषित कर दिया है। यह दान के नाम पर बहुत मोटा रकम जो बुझाया गया है, वह लोगों के बीच अभी बहुत ही चर्चा का विषय है इस। और अब तो लोग उंगली उठा रहे हैं, जो इसके सहयोगी पार्टी नेपाली कांग्रेस, जो जिनके बदौलत ये सरकार टिकी हुई है और दोनों मिलकर सरकार बनाई है, यह नेपाली कांग्रेस का बकार क्यों नहीं खुल रहा है? और नेपाली कांग्रेस भी क्या उसको दानवीर मानते हैं, या नेपाली कांग्रेस भी कुछ मोटा रकम लेकर अपनी चुप्पी साधे हुए हैं? यह बहुत बड़ा प्रश्न है, आज का ज्वलंत प्रश्न यही है। लेकिन अगर आप इस सब को मद्देनजर आप देखिएगा तो आपको यही लगेगा कि एमाले पार्टी को कलंक लग गया है। इससे निकलना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है, और दोनों के लिए, यह मीन बहादुर गुरुंग के लिए भी यही फायदामंद है कि अभी भी इससे अलग हो जाए। अरे आपके पास में पैसा है तो पैसा का सदुपयोग तो बहुत सारा काम में हो सकता है ना, सामाजिक काम में हो सकता है। आज बाढ़ से पूरा नेपाल परेशान है, लेकिन आप उधर नहीं देख रहे हैं, और एक निर्माण कार्य, शिलान्यास कार्य आप पार्टी के मुख्यालय को करने गए हैं, तो आप किसको किसको देंगे? ये माले को आप पार्टी बना रहे हैं, कल कांग्रेस को बनाना पड़ेगा, कल तीसरी पार्टी आएगी उसको भी बनाना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी भी इस चीज को वापस लिया जाए, और ये जो शिलान्यास और ये जो दान रकम दिखाया गया है, यह जनता के किसी हॉस्पिटल वहां पर बना दीजिए, जनता का कोई सेवा मूलक काम उससे करवा दीजिए। यह अगर करवाते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। फिलहाल दोनों के, पार्टी के माथे में और भाट बटेनी के संचालक के माथे पर भी यह कलंक लग चुका है। आपको मान लीजिए भाट भटेनी से 2 करोड़ रुपया प्रतिदिन की आमदनी है, और उस 2 करोड़ रुपया अगर आपको बहुत ज्यादा हो गया है तो सरकार के फंड में डोनेट कर दीजिए। आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया जाकर सरकार के फंड में अभी बाढ़ पीड़ित कोष में डोनेट किए हैं, आप 1 अरब डोनेट कर देते तो कितना उपकार होता नेपाली जनता को, यह सोचिए। और ये प्रधानमंत्री जी ओली साहब भी जरूर इस पर सोचेंगे। मित्रों, आपने आज सुना, आपको कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।